तो आप तीनों को ही नमस्कार, तीनों को स्वागत है कार्यक्रम में। तो पहले तो राजेश सर कलकत्ता में हैं, तो वहीं से ही हम शुरुआत भी कर लेते हैं, कोलकाता ही चलते हैं और शिप्रा मैम से बातचीत कर लेते हैं। शिप्रा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मैम आप कब से इन्वेस्टेड हो मार्केट में, क्या करते हो आप और कैसा पैटर्न है आपका? मैं बहुत दिन से ऑब्जर्वर हूँ, वॉच करती हूँ। फिर 14 से मैं मार्केट में आई हूँ। मेरे हस्बैंड रिटायरमेंट के बाद मेरे अपना 5 लाख से डीमैट अकाउंट खोल दिया था, तब से मैं मार्केट में डीमैट में इन्वेस्ट ही करती हूँ। तो आप 2014 से इन्वेस्टेड है मार्केट में, राइट? शेयर है, उसको बारे में मेरे को पूछना था, इसीलिए आप लोगों को पूछूंगी। तो शिप्रा मैम 2014 से आप मार्केट में हो, राइट? हाँ, 2014 से। तो 2014 के बाद तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए। 2019 देखा, 20 देखा, एक कमोडिटी के बीच में बिकवाली आई थी। सो कभी घबराहट नहीं हुआ आपको मार्केट में? हाँ, कभी कभी घबराहट आई, फिर रुक गई बहुत हिम्मत लेके, क्योंकि एडवाइजरी बोर्ड का सुनती रहती हूँ, उसमें थोड़ा सा हिम्मत आता है कि ना पूरा पैसा नहीं डूबेगा। चलिए, और आपका मतलब इन्वेस्टमेंट का पैटर्न क्या है? आप लार्ज कैप शेयर लेते हो, लॉन्ग टर्म के लिए लेते हो, मिड कैप लेते हो, कैसे इन्वेस्ट करते हो? एक्चुअली मैं एक्सीडेंटल हाउसवाइफ हूँ, तो इसीलिए मेरे पास रनिंग इनकम नहीं था। तो जब मेरे हस्बैंड मेरे को 5 लाख रुपीस दिया, मैं उससे लार्ज कैप का ब्लू चिप्स जो कहते हैं उसी में इन्वेस्ट किया, बास्केट इन्वेस्टमेंट। सब ब्लू चिप्स में अच्छा जो था, 10 अमाउंट कम, लेकिन ब्लू चिप्स में इन्वेस्ट किया। तो उसके बाद तो वो चल रहा है, अच्छा खासा ही चल रहा है। 1-2 में परेशानी आ रहा है, उसको बारे में आप लोगों को सलाह चाहूंगी। तो शिप्रा मैम कौन से 1-2 शेयर हैं जहां पे आप सवाल पूछना चाह रहे हो अपने? हाँ, मैं स्टारलाइट टेक्नोलॉजी लिया था 232 रुपया में, 300 शेयर है। वो बहुत पुराना, 15-16 साल के है। उसमें मैं प्रॉफिट भी बहुत कमाया, और फिर उसको जो नया स्टारलाइट पावर ट्रांसमिशन का 280 शेयर भी दिया है। आईपीओ में अभी तक आया नहीं, लेकिन वो इतना डाउन चल रहा है, मैं उसको क्या करूंगी, रख दूंगी ऐसे ना एग्जिट कर जाऊंगी, यही सोच रही हूँ। तो राजेश सर, स्टरलाइट टेक 144 रुपए के आसपास अभी कामकाज कर रहा है। स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन का शेयर अभी इनको अलॉट नहीं हुआ, लेकिन क्या करना चाहिए इसमें इनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस के अंदर, कंसीडरिंग कि लंबी अवधि के निवेशक हैं? कंसीडरिंग के लंबी अवधि के निवेशक हैं, मैं समझता हूँ कि नहीं, इस वक्त बने रहना चाहिए। 170-175 के आसपास आता है तो वहां पर मुनाफा वसूल कर सकती है, लेकिन इस वक्त इन्हें बने रहने की राय रहेगी। कंपनी ठीक ठाक कामकाज कर रही है, जिस सेक्टर में है वहाँ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है बिल्कुल इन्हें बने रहने चाहिए। जी, तो शिप्रा मैम अभी तो आप बने रहो, और राजेश सर मान रहे हैं कि यहाँ तेजी रहेगी, प्रमोटर ठीक है और वैसे भी इस स्पेस के अंदर थोड़ा बस भी है, तो थोड़ा समय दो आप, शायद 170-180 के लेवल्स आए, उसके बाद दोबारा आप सिचुएशंस को रिव्यू कर सकते हो। आगे भी मैं आपसे बातचीत जारी रखूँगा। अब सीधे चलते हैं अपने दूसरी कोस्ट की साइड, यानी कि नवी मुंबई। दीक्षा जी वहाँ पे मौजूद है हमारे साथ। दीक्षा जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। क्या करते हो मैम आप और कब से हो मार्केट में? मैं 2020 से इस मार्केट में हूँ, जब कोविड आया था। मेरा अभी इसी साल MBA कंप्लीट हुआ है, तो बस अभी। तो एज अ लर्निंग शुरू किया था या एज एन अर्निंग शुरू किया था?
एज अ अर्निंग शुरू किया था, और ऑप्शंस में मैंने पहले 6-9 मैंने देखा, फिर ऑप्शंस में जब गए तो अच्छा खासा प्रॉफिट था। फिर उसके बाद जब यूक्रेन वॉर आया तो फिर वो सबको ही पता है क्या हुआ था। एक बहुत बड़ा डीप देखने मिला था हमें, बस उसी में ही बहुत सारे लॉस हो गया था। फिर उसके बाद सोचा कि इक्विटी ही करते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो उस समय जो जितनी भी अर्निंग थी वो सब लर्निंग में बदल गई, राइट? बस वही हुआ था। तो अभी कुछ किया नहीं जा सकता, बट ठीक है, ओके, अभी तो खुद है। नहीं तो दीक्षा मैम एक बात बताएं, अब आप एक्सीडेंटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गए हो कि मतलब कोई चॉइस नहीं बचा इसलिए रखना पड़ रहा है, या फिर अब आपका इंटेंशन ही लॉन्ग टर्म रह गया है कि नहीं अब ठीक है लॉन्ग टर्म ही करेंगे? नहीं, मैं अभी पहले धीरे-धीरे चालू करूँगी ऑप्शंस, बट इक्विटी मेरा पहले भी था, क्योंकि वो स्टार्ट करने से पहले मैंने 9 महीने सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में ही इन्वेस्ट किया था, ऑप्शन स्टार्ट करने से पहले। ओके तो फिर उसके बाद मैंने ओके स्टार्ट तो किया ऑप्शंस में। तो आपको लगता है कि ऑप्शंस ज्यादा बेटर है कंपैरेटिवली लॉन्ग टर्म इक्विटी के? देखिए, अगर हमें कंपाउंड मनी का अगर जायका लेना है तो बिल्कुल हमें इक्विटी में ही जाना चाहिए, जो एकदम सेफ रहना चाहते हैं। बट जिनको चाहिए कि थोड़ा कम टाइम में अच्छा उनके पास नॉलेज है और वो उससे गेन करना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ऑप्शंस करने चाहिए। क्योंकि हम एक ही स्टॉक को काफी टाइम तक देखते हैं, या फिर हम कभी-कभी स्टॉक मार्केट को बहुत टाइम निफ्टी को भी देख के जब एक अंदाजा आ जाता है कि हाँ, अभी ये ऊपर जाएगा, और जब हम न्यूज़ भी पढ़ते हैं तो हमें एक आ जाता है अंदाजा की तरफ से। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ओके दोनों ऑप्शंस अपनी जगह पे सही है। चलिए बढ़िया। तो दीक्षा मैम कहाँ पर आप फंस गए, इस बारी क्या सवाल है आपका? एक्चुअली एलआईसी का जो एक स्टॉक है वो लिया गया था, आईपीओ लगा था उसका 905 का, ठीक है? और उसके बाद तो सब जानते हैं कि वो बहुत लो में गया था। तो कुछ टाइम पहले उसमें एक मूवमेंट आया था, तो उसी मूवमेंट में मैंने उसको एवरेज किया। सेम अमाउंट लिया था, कुछ 30 शेयर्स है मेरे ओके पास एलआईसी के। तो 795 का भी एवरेज बन गया है उसका। अभी 80-20 तक जाके ओके 820 तक जाके आया वो। अब वेडनेसडे का बहुत बड़ा डीप देखने मिला था, तो उसमें वो काफी नीचे जाके आया। तो वैसे तो वो थोड़ा सा प्रॉफिट में ही है, ओके तो मैं चाहती हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है। चलिए राजेश सर, LIC IPO में अलॉटेड थे, फिर फर्दर नीचे आया और एवरेज किया 795 के आसपास ही कॉस्ट आ गई। अभी रिसेंटली बहुत अच्छे बज़ में भी है, चला भी है हाल में। कल न्यूज़ भी आया कि इसकी होल्डिंग को 10 साल के लिए और गवर्नमेंट एक्सटेंशन दे दिया है, जहाँ पर अभी 75% नॉर्म से दूर है। सो क्या करना चाहिए यहाँ पे? देखिए सुमित जी, इसमें हमारी खरीदारी की सलाह रही है, और कई बार हमने आपके माध्यम से जनता की तरफ कहा भी है कि इसमें खरीदारी करनी चाहिए। पिछले 3-4 महीने में कई बार कॉल दी है, और अभी भी मैं समझता हूँ कि जो बढ़त इन दिनों हुई है उसके बावजूद इसमें अभी भी खरीदारी की जा सकती है। कारण एक तो 66% के ऊपर का मार्केट शेयर है इनका। इनके अकेले का AUM इतना बड़ा है कि पूरे म्यूचुअल फंड के AUM को अगर एक साथ किया जाए तो भी उससे भारी पड़ता है। नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। जो एक दिक्कत थी कि कभी भी इनका फॉलो ऑन इशू आ जाएगा या सरकार अपना हिस्सा लिक्विडेट करेगी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म मेंटेन करने के लिए, तो वो भी अब 10 साल का एक्सटेंशन मिल गया, तो वो भी दिक्कत अब दूर हो गई है। कुछ दिनों पहले ऐसे भी खबरें आई थी, कुछ बड़े नए अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं जिससे इनके मार्केट शेयर और गेन होगा। सारी चीजों का दारोमदार ये है कि कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग में है। मुझे लगता है कि इन्हें बने रहना चाहिए। और भी दर्शक जो देख रहे हैं उन्हें मेरी ये सलाह रहेगी कि अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो यहाँ निवेश कर सकते हैं। तो दीक्षा मैम आप बने रहो पहली चीज़, और अगर आप कोई भी नया निवेशक भी यहाँ निवेश करना चाह रहा है तो राजेश सर पहले भी इस पर बाय कॉल इनिशिएट कर चुके हैं और अभी भी उनकी तरफ से होल्ड की ही रणनीति राय है यहाँ पर रखी हुई है। आपसे आगे बातचीत करूँगा मैं दीक्षा मैम। अब देवाक्षी जी से बातचीत कर लेते हैं जो कि नोएडा से हमारे साथ मौजूद हैं। देवाक्षी मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। क्या करते हो मैम आप, कब से हो मार्केट में, कैसे एक्सपीरियंसेस हैं? एक्चुअली 2021 से मैं मार्केट में हूँ। एज अ प्रोफेशनल HR इन अ पेटीएम वर्किंग हूँ मैं वहाँ पे। सो मैंने ऑप्शन से ही स्टार्ट किया था।
बट स्टार्टिंग में तो वही सेम चीज होती है, प्रॉफिट होता है, ठीक है, मजा आ रहा है, बट आफ्टर दैट लॉस होने स्टार्ट हुए तो फिर स्किप कर दिया था फॉर सम टाइम। बट आफ्टर दैट एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड बोथ हम मार्केट में इंटरेस्टेड हैं। इसके बाद ना फिर हमने शेयर्स में स्टार्ट किया। ओके। तो शेयर्स का बहुत अच्छा मतलब आप ये 40 से 50 के मैं लॉस में रही थी इन ऑप्शन। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द शेयर ना, तो विद इन 1 मंथ कहते हैं कि शेयर्स में प्रॉफिट नहीं आता, बट अगर आप अच्छे से इन्वेस्ट करोगे, देख के इन्वेस्ट करोगे, तो सेम प्रॉफिट मुझे, जिसमें मैं 40 से 50% लॉस में थी वहां पे, यहाँ पे मुझे विद इन 1 मंथ मैं 60 के प्रॉफिट में हूँ राइट नाउ। अभी एक्चुअली चलिए, बहुत परसों जो बढ़िया। मार्केट में फ्लक्चुएशन आया ना, तो उसके बाद से थोड़ा-सा डाउट आया। तो मैं पूछना चाहूँगी नहीं हिंदुस्तान तो कॉपर देवाक्षी मैम, पेटीएम के शेयर तो लिए थे, नहीं लिए थे आपने? में पेटीएम के शेयर धीरे से मत बोलिए मैम, बहुतों ने लिए थे। आप तेजी से ही बोल सकते हैं कि आपने लिए थे। ओके, तो सवाल किस पर है मैम आपका आज? हिंदुस्तान कॉपर पे। हिंदुस्तान कॉपर ओके, पे है मेरा आपने सवाल। ये खरीद रखा है या खरीदना चाहते हो? नहीं, एक्चुअली मैंने ये परचेज़ कर रखा है, मेरे पास है। 2000 शेयर्स हैं इसके मेरे पास। किस भाव पे मैम? तो हाँ, तो इस पे एक्चुअली ये मेरे पास 179 के भाव पे है, 2000 शेयर्स। तो इसमें मैं चलिए, जानना चाहूँगी कि मैं कब तक के लिए इसमें रह सकती हूँ, होल्ड कर सकती हूँ? थोड़ा-सा इस बारे में मैं जानना चाहूँगी। ओके। तो राजेश सर, हिंदुस्तान कॉपर बढ़िया आउट परफॉर्मेंस वाली देखने को मिली स्टॉक की तरफ से। इनकी खरीदारी से करीब करीब 50-52 रुपए ऊपर कामकाज कर रहा है। सो दो चॉइसेस हैं, इधर ये होल्ड कर सकते हैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए, या अपना कैपिटल निकाल सकते हैं और बचे हुए फ्री के शेयरों को होल्ड कर सकते हैं। आप क्या राय रखते हो, क्या करना चाहिए ना? देखिए, पहले तो कंपनी बहुत शानदार है, जो कॉपर के इनके माइंस वगैरह K3 वगैरह में बहुत अच्छा आउटपुट दे सकती हैं, रिजर्व्स बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़माने बाद ये स्टॉक ने कुछ दमखम दिखाया है, चलना चालू किया, बैलेंस शीट अच्छी है। दूसरी इनकी बातों से मुझे ये लगा कि जैसे इन्होंने कहा कि 1 महीने में इतने पैसे कमा लिए या ऑप्शंस में खो दिए, तो ये मुझे लगा कि ये ट्रेडिंग ज़्यादा करना चाहती है निवेश के बनिस्बत, क्योंकि निवेश कभी भी महीने, 10 दिन, 15 दिन का नहीं होता है। निवेश एक लंबे समय के लिए होता है। आप एफडी करते हो तो रोज़ थोड़ी ना एफडी का ब्याज जोड़ने बैठते हो, या म्यूचुअल फंड में लगाते हो तो रोज़ एनएवी नहीं देखते हो। उसी तरीके से अगर आपको ट्रेडिंग का ही नज़रिया है, तो इसमें थोड़ा-सा स्टॉप लॉस आपको बड़ा लगाना पड़ेगा, क्योंकि कल जिस तरीके की मूवमेंट हुई थी हिंदुस्तान कॉपर में, उससे स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो गया है। अभी इस वक़्त स्टॉप लॉस इसमें 198 का आता है। मैं ये कहूँगा कि 198 का स्टॉप लॉस लगाएँ, कैरी करें। ₹250 तक ये जाता हुआ हमें दिख रहा है, और ₹250 तक जल जाए, जब चला जाए, तो वहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करें और फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करके कैरी करें स्टॉक को। जी। तो देवाक्षी मैम, स्टॉक अच्छा चुना है आपने, आप बने भी रहो यहाँ पर अभी, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, बाजार का पहला नियम होता है अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। तो आपको सही समय जहाँ लगे वहाँ अपना कैपिटल प्रोटेक्ट कर लेना और धीरे धीरे आप बने रहो, और विद टाइम आप इस सफ़र को भी इंजॉय करोगे और अपने गेम्स को भी इंजॉय करोगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए देवाक्षी मैम आपका भी, दीक्षा मैम आपका भी, और शिप्रा मैम आपका भी हमारे साथ बने रहने के लिए।